डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय प्रशासन का विकास का अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत हम लोगों ने प्राचीन भारत में भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, उसके पश्चात मौर्य काल में और गुप्त काल में, सल्तनत काल में, ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके पश्चात आज हम जो मुग़ल काल है उसमें क्या है, भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, इसको देखते हैं। मुग़ल काल जो है उसका आरंभ जो है 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली, उससे प्रारंभ माना जाता है। और जो मुग़ल शासन प्रणाली है वो मूलतः फ़ारसी तथा अरबी शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण थी। अबुल फजल की जो आईन अकबरी है उसमें हमें मुग़ल काल, विशेष रूप से अकबर का जो दीर्घ शासन था, उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। मुग़ल प्रशासन भी राजशाही व्यवस्था पर आधारित मुस्लिम राज्य था। और जो मुग़ल शहंशाह थे उनको क्या है, राजकार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। वजीर जो हैं उसकी स्थिति प्रधानमंत्री के समान थी और दीवान उपमंत्री के रूप में कार्य करता था। प्रांतों में भी दीवान नामक अधिकारी कार्यरत था। दीवान तथा वजीर के जो पद हैं ये क्या लगभग समान प्रकृति के थे। धार्मिक कार्य जो हैं वो उलेमा के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। मीर बख्शी जो हैं वो सेना के जो मंत्री हैं उनको मीर बख्शी कहा जाता था। और न्यायाधीश जो हैं उनको काजी उल कज्जात कहा जाता था। मुख्य सदर जो थे वो धर्म विभाग के अधिकारी थे। मुस्तवी जो हैं वो अंकेक्षक ऑडिटर थे, जो खर्चा हुआ है उसका लेखा जोखे की जांच करते थे। और कोतवाल भी इसमें मतलब एक था पद। और वो क्या है, ये सब क्या राजधानी में ही थे। गुप्तचर जो है उसका कार्य जो है वो सवानही निकार नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। और हरकारा जो थे वो क्या है, संदेशवाहक का कार्य निभाते थे, हरकारा। ये केंद्रीय शासन जो है, दरबार जो था राजा का या शहंशाह का, उसके क्या ये अधिकारी थे। और जो प्रांत हैं उनको क्या है, सूबों में बांटा गया था। और उसका जो नियंत्रण अधिकारी है उसको सूबेदार या नाजिम कहते थे। और अकबर के शासन के दौरान 15 प्रांत थे, जिनमें से 12 प्रांत जो हैं वो उत्तर भारत में थे और 3 क्या है, दक्षिण भारत में थे। सूबेदार की सहायता के लिए दीवान व बख्शी भी पदस्थापित थे। सूबे को फिर सरकार में विभाजित किया गया था और उसका जो नियंत्रण करता अधिकारी था उसको क्या है, फौजदार कहते थे। और उसके पास अमीर जो राजस्व का अधिकारी था और बितिकची जो राजस्व के कागजात से संबंधित का अधिकारी था। और खजानदार जो है वो क्या है, इसमें फौजदार के अधीन काम करते थे। सरकार को फिर क्या है, परगना या महल में विभाजित किया गया था और उसका जो अधिकारी था वो सिकदार कहलाता था। सिकदार के अधीन कानून गो व पटवारी कार्यरत थे। और परगना जो है उसके अधीन क्या है, कुछ गांव होते थे। अकबर के शासनकाल में एक सूबे में 22 सरकार और एक सरकार में 22 परगना और एक परगने में 22 टप्पा तथा एक टप्पे में 22 गांव थे। गांव को
मावडा या डीह या नगलाह भी कहा जाता था। और गांव की देखभाल के लिए मुकद्दम नाम का व्यक्ति या कार्मिक था, और लगान वसूली के लिए पटवारी होता था, और जो झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए चौधरी तथा चौकीदार जैसे व्यक्ति होते थे। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों की संपूर्ति तथा राज्य आदेशों को निम्न लेवल तक पहुंचाने के लिए सल्तनत काल में ही क्या है, दीवान इंसा नाम का विभाग स्थापित हो चुका था, फिर भी मुगल प्रशासन में कागजी कार्यों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वाक़िया नवीस किसी भी घटना का क्या है वर्णन लिखा करता था। दारुल इंसा नामक जो विभाग है वो मुगल बादशाहों के आदेश या फरमान को सुरक्षित रखने का कार्य करता था। इसी का परिणाम है कि मुगल प्रशासन के अध्ययन हेतु बहुत सी लिखित सामग्री आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। अकबर के प्रशासन काल में क्या है, मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी। ये मनसब जो शब्द है ये फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है रखना या निश्चित करना, और ये शाही सेवा में कार्यरत अधिकारियों की पद प्रतिष्ठा और अधिकारों को स्पष्ट करने वाली प्रथा थी। और ये 20 से लेकर 5,000 तक की मनसबदारी के 27 जो ओहदे हैं, रैंक जो हैं, वो कार्मिकों को प्रदान किए जाते थे। बहुत ही श्रेष्ठ तथा साहसी कार्य दिखाने वाले को क्या है 7,000 मनसबदारी दी जा सकती थी। जनरली 5,000 तक थी। कम मनसबदारी से ज़्यादा की ओर जाना है वो क्या पदोन्नति या प्रमोशन का परिचायक था। अधिकांश मनसबदारी संबंधित मनसब द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के आधार पर निश्चित की जाती थी। मुगल प्रशासन जो था वास्तव में क्या है सैनिक प्रशासन था, जो राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए क्या है शासनरत था। तो इस प्रकार से क्या है उसमें मनसबदारों के मतलब व्यवस्था थी, और मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और श्रेणी के हिसाब से क्या है इनको वेतन दिया जाता था। दाम, उस वक्त दाम नामक सिक्का प्रचलित था, और अकबर काल में 40 दाम का क्या है 1 रुपया होता था। तो जो 20 से लेकर 5,000 तक की मनसबदारी है उसमें क्या है हर मनसबदारी की 3 श्रेणियां बनी हुई थी। जैसे 20 मनसबदारी के मनसबदार की प्रथम श्रेणी जो है उसको क्या 1,000, द्वितीय श्रेणी के 875, तृतीय श्रेणी को 750 रुपये दिए जाते थे। और जो टॉप लेवल की मनसबदारी है 5,000 वाली, उसके प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार था उसको क्या है 2.5 लाख रुपये, और द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को 2,42,000 रुपये, और तृतीय श्रेणी का जो मनसबदार है उसको क्या है 2,35,000 रुपये हर साल दिए जाते थे वेतन के रूप में। इसी वेतन में से वो क्या है मनसबदार अपनी सेना, घोड़े और अन्य साजो सामान की क्या है व्यवस्था करता था। हरकारा तथा साधारण सैनिक जो है घुड़सवार और जो साधारण सैनिक है उसको क्या राज खजाने में से 200 रुपया वार्षिक क्या है मिलते थे, और प्रति माह क्या है 16 रुपये 10 आने और 8 पाई मिलती थी। स्वयं का घोड़ा रखने वाले सैनिक को 25 रुपये प्रति माह दिया जाता था। मुगल काल में वेतन गणना प्राय क्या है एनुअल या वार्षिक होती थी। समय पर वेतन नहीं मिलने से बहुत सारे सैनिक क्या नौकरी छोड़कर क्या दूसरा मालिक भी ढूंढ लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई भी सुल्तान स्थायी सेना रखने की अपेक्षा स्थानीय सरदार, अमीर, जमींदार तथा सामंतों की सेना से कार्य चलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है स्थायी राज सैनिक रखने प्रारंभ किए, तथा इसी कारण एक व्यवस्थित क्या है कार्मिक प्रशासन का उदय हुआ, जो अकबर के शासनकाल के दौरान बहुत औपचारिक स्वरूप धारण कर चुका था। और वेतनभोगी सैनिकों के ऊपर सेनापतियों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं हुआ करता था। अतः अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सेनापति के पास निजी संबंधियों तथा गुलामों का दल हुआ करता था, जिनको चेला कहते थे। चेले लगान न देने वाले खेतीहर किसानों के बच्चे होते थे, जिन्हें मुगल राज शिक्षा दीक्षा दिलवाकर सेना में भर्ती करवा देते थे। अकाल की स्थिति में मनुष्यों का क्या है क्रय विक्रय अधिक होता था। अधिकांश मनसबदारों को वेतन प्राप्ति से पूर्व क्या है घोड़ों पर दाग लगवाना जरूरी होता था, क्योंकि शाही
मुआयने के समय मतलब जो इंस्पेक्शन जो है, राजशाही का जो इंस्पेक्शन होता था उस समय क्या है, मनसबदार एक दूसरे के घोड़े लेकर क्या है निर्धारित संख्या की क्या पूर्ति कर लेते थे। इस प्रकार कम घोड़े रखकर सरकारी खजाने से वो क्या है ज़्यादा घोड़े के लिए क्या है वेतन प्राप्त कर लेते थे। इस भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ही सल्तनत काल से घोड़ों पर दाग लगाए जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। शाही सैनिक जो थे उनमें विद्रोह ना हो जाए उसके लिए क्या है अफगान, राजपूत, मुसलमान ये सब क्या बराबर संख्या में रखे जाते थे। सैनिक कार्यों के अलावा पवित्र ग्रंथों के अध्ययन करने वाले विद्वान, मस्जिद के कर्मचारी जिनको खादिम कहते हैं, विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति जो दरवेश कहलाते हैं, मौलवी, वो क्या है बिना मनसबदारी के ही राजकोष से क्या है नियत वेतन प्राप्त करते थे। वेतन विभाग जो है उसको दीवाने तन कहलाता था। ये जो तनख्वाह शब्द है वो मुगल काल की ही देन है। तन का मतलब शरीर और ख्वाह का मतलब ज़रूरत या चाहने वाला, ख्वाहिश, ख्वाह। नगद वेतन के अलावा कुछ सरकारी नौकरों को जागीर भी प्रदान की जाती थी। फारसी में जागीर जो शब्द है उसका अर्थ है जा और गीर, यानी जगह की गिरफ्त, वो क्या है जागीर कहलाती थी। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजाओं द्वारा जागीर देने का तात्पर्य है उस गांव या परगने की भूमि का लगान वसूली का अधिकार क्या है जागीरदार जो था उसको प्राप्त हो जाता था, न कि उसको भूमि का स्वामित्व मिलता था। यानी जागीरदार के पास जो ज़मीन है जिसका वो जागीरदार है उससे रिवेन्यू कलेक्ट करने का उसको क्या पावर मिलता था, वो मालिक नहीं होता था। जागीर प्राय दूर दराज के क्षेत्रों को दी जाती थी क्योंकि राजधानी के हजारों मील दूर स्थित परगनों पर राजा का नियंत्रण क्या है बहुत कम होता था तथा लोग लगान देने में क्या है रुकावटें पैदा करते थे। इस प्रकार जागीरदार उसका प्रशासन का संचालन, लगान वसूली का क्या है कार्य करता था और निश्चित राशि जो है वो राज दरबार में क्या है वो भेज देता था। जहांगीर के शासनकाल में जागीरों का प्रचलन सबसे ज़्यादा था, जबकि औरंगजेब ने इस पर क्या है बहुत ज़्यादा अंकुश लगा दिया था। मुगल काल में ही शेर शाह सूरी ने कुछ समय शासन व्यवस्था चलाई और मौर्य काल की सड़कों को विकसित करने और सैनिक प्रशासन को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो क्या शेर शाह सूरी को दिया जाता है। ये हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। आज भी भारत के जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं तथा जीटी रोड है वो शहंशाह की कल्पना के परिणाम ही है। अकबर के वित्त मंत्री थे, अर्थ मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने क्या है भूमि को 4 भागों में बांटा था। पोलज जो प्रति हर वर्ष क्या है बोई जाती थी और शेष भूमि थी ये फसल के लिहाज से। पड़ती जो है वो 1-1, 2-2 साल खाली छोड़ देते थे फिर उसको बोते थे। छच्छर जो ज़मीन थी वो 3-4 साल खाली पड़ी रहती थी फिर उसको बोते थे और बंजर जो थी वो क्या है बिल्कुल ही बेकार ज़मीन थी। भू राजस्व जो है उसका निर्धारण करने के लिए, पैमाइश करने के लिए, जब्ती या बिना पैमाइश के लिए नस्क तथा फसल का किसान तथा राज्य के बंटवारे को गल्ला बख्शी कहते थे। मुगल काल में शासन में क्या है शिक्षा का प्रसार होने लगा और विद्यार्थियों को क्या है काबिल की डिग्री दी जाने लगी। उसी वक्त धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को आलिम कहते थे और जो तर्क दर्शन के विद्यार्थी तो उनको फाजिल कहा जाता था। इस प्रकार से क्या है एक ये मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी और इसमें भी क्या है जो शिवाजी के समय अष्टप्रधान थे उसी प्रकार से क्या है मुगलों के समय भी क्या है प्रशासन में मंत्री परिषद की व्यवस्था थी जिसमें अलग अलग क्या है कार्य किए जाते थे मंत्री परिषद में, जिसमें क्या है प्रधानमंत्री जो था उसको वकील ए मुतलक कहते थे, वित्त मंत्री को वजीर या दीवान कहते थे, सैन्य जो मंत्री था उसको मीर बख्शी कहते थे। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कानून को जो है वो क्या भू अभिलेख अधिकारी है। आज भी ये पोस्ट हमारे को सुनने को मिलती है, पटवारी, कानून को वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में हमने देखी।
तो इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं।